नरेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कभी सोचा था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी आपने सोचा था? और सोचा भी था तो कौन से साल में, कौन सी उम्र में आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूँगा? कभी ऐसा विचार नहीं आया। अच्छा। और सामान्य लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती है। शायद जो बन जाते हो सबके जीवन में ऐसा होगा। मैं नहीं मानता हूँ कि यानी कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाविक है। वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती कि चलो भाई बेटे को वहाँ नौकरी मिल गई, क्योंकि उससे ज़्यादा हमने तो कुछ सोचा नहीं था, गांव के बाहर कुछ देखा नहीं था। ये तो ऐसे ही यात्रा चल पड़ी और देश मुझे लेता चला गया, तो अपने आप ही बनते चले गए। सब कुछ जिम्मेवारी आती गई। बहुत ही मतलब नेचुरली रहा है इसमें। वैसे मुझे मेरी दृष्टि से, मेरे व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से अननेचुरल लग रहा है। ओके। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरी दुनिया, आज की जो राजनीति का तौर तरीका, उसमें ये सब बैठता ही नहीं है जी। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि देश मुझे इतना प्यार कैसे करता है और इतना सारा क्यों मुझे देता रहता है। तो ऑपोजिशन पार्टी में आपके कोई दोस्त हैं? बहुत दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त। आप अभी भी उनके साथ कभी चाय पीना? बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग साल में 1-2 बार साथ खाना भी खाते हैं। अच्छा। हाँ, अब मैं खैर वो फॉर्मल होता है क्योंकि हम तो कैमरा में देखते हैं, हम तो मीडिया के साथ, मीडिया जो दिखाती है हम तो वही देखते हैं, हमको तो पता ही नहीं होता। बहुत पहले की बात है जी। तब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, लेकिन किसी काम से मैं शायद पार्लियामेंट गया था और गुलाम नबी आज़ाद और मैं बड़े दोस्ताना अंदाज में गप्पे मार रहे थे। फिर हम बाहर निकलते तो मीडिया वालों ने पूछा, कह रहे यार आप लोग इतने पक्के दोस्त तो मार रहे हो, फिर तुम तो बोले आरएसएस वाले हो, गुलाम नबी से तुम्हारी दोस्ती कैसे है? हाँ। तो फिर गुलाम नबी ने अच्छा जवाब दिया। हम दोनों खड़े थे, वो कहा देखो भाई, बाहर जो आप लोग सोचते हो ऐसा नहीं है। शायद एक फैमिली के रूप में हम लोग जितने जुड़े हुए हैं सभी दल के लोग, हाँ। वो शायद बाहर कल्पना नहीं कर सकते। आपको हैरानी होगी, और वैसे मैं ये बोलूँगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये ममता दीदी, हाँ। साल में आज भी मुझे 1-2 कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती है। अच्छा। that is something very big to know about. सर अच्छा, वो मिठाई भी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, तो मेरा दौरा हुआ तो ऐसे ही बंगाली मिठाइयों की चर्चा चली, तो आज भी वो साल में 3-4 बार कोई न कोई बंगाली नई मिठाई होगी तो स्पेशली ढाका से मुझे भेज देती। अच्छा, वहाँ से। हाँ, स्पेशली बड़ा आग्रह करके। तो ममता दीदी को पता चला तो वो भी साल में 1-2 बार मेरे लिए कुछ न कुछ बंगाली मिठाई जरूर भेज देती है। जब मैं पिछली बारी आई थिंक पिछले साल मैंने ये सुना था कि जब आप गुजरात के सीएम से आप निकल के आप प्राइम मिनिस्टर जब बने थे तो आपकी जो जमा पूंजी थी आपके बैंक में करीबन 21 लाख रुपए थे, और वो 21 लाख आपने अपने स्टाफ की बच्चियों के नाम पे एफडी या उनको बांट दिए थे। तो आज मैं जानना चाहूँगा, आप नहीं भी जवाब दे सकते हैं, आज आपका बैंक बैलेंस कितना है? एक तो ये आधी अधूरी बात है। अच्छा। आधी अधूरी इसलिए है कि जब मैं गुजरात से सीएम के रूप में निकला, वैसे मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं था। सीएम बनने के बाद एमएलए बना तो मेरा तनख्वाह आना शुरू हो गया। आपकी बैंक अकाउंट नहीं? उसके पहले नहीं था कुछ। अच्छा। हाँ। हाँ, एक बचपन में निकाला था, तो वो भी एक बड़ी लंबी कथा है। मेरी स्कूल में, वहाँ मेरे गांव में एक देना बैंक का ब्रांच खुला, तो स्कूल के अंदर वो देना बैंक के लोग आए थे। उन्होंने सब बच्चों को एक गुल्लड़ देते, कुल्लड़ बोलते, गुल्लक दिया और बच्चों को कहा भाई इसमें आपको पैसे डालना है और हर महीने बैंक में जमा कराना, आपके नाम से पैसा जमा होगा। तो हमने भी बैंक अकाउंट उसमें खुलवा दिया। अब हमारे गुल्लक में तो कुछ आया ही नहीं। अच्छा।
आने वाला कुछ था ही नहीं तो क्या आएगा। तो हम तो कभी पैसा जमा नहीं कराया, अब गांव छोड़ के चले गए हम। बैंक में हमारा अकाउंट बना रहा, तो उनको हर साल वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता था, लिखा पट्टी करनी पड़ती थी। तो वो मुझे ढूंढते रहते थे कि इसका बैंक अकाउंट बंद करना है, इसको बुलाए कहाँ से। तो शायद 30-32 साल तक वो बना रहा। और उनको कहीं पता चला बाद में कि मैं अब पॉलिटिक्स में हूँ, तो बैंक वाले मेरे पास आए, बोले साहब जरा सिग्नेचर कर दीजिए, आपका एक बचपन का बैंक अकाउंट पड़ा हुआ है, हमको बंद करना है। अच्छा। तो मेरी बैंक अकाउंट से दुनिया ये रही। लेकिन जब मैं सीएम बना, एमएलए बना, तो फिर जो वेतन मिलता है वो आना शुरू हो गया, तब बैंक अकाउंट खुल गया। मैंने तो कभी वो देखा नहीं है, मेरा स्टाफ देखता था। आप सच में गुजराती है ना, क्योंकि गुजराती जो होते हैं वो पैसों के लिए बहुत सही रहते हैं। मतलब मैं नहीं मानता कि मतलब आपने अपना प्लॉट दे दिया, आपने पैसे दे दिए, तो आप, क्योंकि मैं आपको अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटा चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। जी जी जी। एक गुजराती आदमी था, बुज़ुर्ग आदमी था, वो मर रहा था। तो वो कहता है मेरी गुजराती ज़रा इतनी ठीक नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मारो डीकरो क्यों छे, मतलब बेटा, तो बेटा अगर डैडी हूँ यहाँ छू, मारी डीकरी क्या छे, डैडी हूँ यहाँ छू, मेरी बीवी कहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ, आप तीनों यहाँ हैं तो दुकान पे कौन है? तो सारे के सारे इधर ही आ गए हो, तो मेरे दुकान पे कौन है? क्योंकि मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि, क्योंकि मैंने देखा है गुजरात, मेरे बहुत सारे गुजराती दोस्त हैं, गुजराती जो होते हैं वो अपने पैसों को बहुत सही संभाल के रखते हैं, वो अपने पैसों से दूर नहीं। मैं आपको एक चुटकुला सुना दूँ। चलो ठीक है, ये बहुत बड़ी ओके। हमारे यहाँ चुटकुला चलता है कि एक बार प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई, रेलवे ट्रेन में। हाँ। तो ऊपर ही बर्थ पे कोई पैसेंजर सोया हुआ था, तो उसने देखा स्टेशन आया, तो उसने खिड़की में आवाज़ लगा के बाहर किसी को पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया। तो उसने कहा 4 आना दोगे तो जवाब दूंगा। तो बोले जवाब की जरूरत नहीं, अहमदाबाद होगा। समझ गया मैं, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल बात सही है। और एक बताता हूँ, एक ना एक दिन तो सभी को रिटायर होना होता है, आपको भी रिटायर होना पड़ेगा। तो आपने कभी पोस्ट रिटायरमेंट प्लान सोचा है कि आपने जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मतलब आप पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे, तो आपके आगे जाके आपने क्या करना है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको। जी। हम लोगों की एक मीटिंग थी इनर सर्कल की। अटल जी थे, आडवाणी जी थे, राजमाता सिंधिया जी थी जी, सिकंदर बख्श साहब थे, प्रमोद महाजन भी थे, और उसमें सबसे छोटी आयु का मैं रहता था। तो बातें चली, उसमें से ऐसे ही अभी मीटिंग शुरू होना बाकी था, ऐसे गप्पे चल पड़े कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। तो सबने कुछ न कुछ अपना बताया। प्रमोद महाजन इसको बड़ा लोगों को खुद करके निकालते थे। अच्छा, प्रमोद जी की व्यक्तित्व की विशेषता थी, उनका जीवन बड़ा व्यस्तताओं से भरा था, अनेक प्रकार की एक्टिविटी से वो अपने आप को जोड़े रखते थे। मुझे पूछा, मैंने कहा भाई मेरे लिए तो बड़ा कठिन है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने कभी इस सारी चीज़ों में सोचा ही नहीं। मैंने तो जब जो जिम्मेवारी मिले उसी को जिंदगी माना है, जिम्मेवारी ही मेरी जिंदगी है। अच्छा। और इसलिए मुझे कल्पना ही नहीं होती है कि मेरे इसमें समय बिताने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को एंगेज रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए मैं कभी नहीं मेरे मन में विचार आया और न ही मैं सोचता हूँ, और मुझे पक्का लगता है शरीर का कण कण और जीवन का पल पल किसी न किसी मिशन में ही खपाऊंगा। आपका एक फैशन स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है, मतलब दाढ़ी वाड़ी एकदम सही किया हुआ, और मतलब कभी कभी मैं देखता हूँ आप हाफ स्लीव कुर्ता पहनते हैं, ज़्यादा करके हाफ स्लीव कुर्ता पहनते हैं। तो ये जो फैशन, ये जो है, ये जो आपकी जो शेविंग और ये सब, क्या ये मतलब फैशन जो है ये आपने खुद ने किया है या आपने किसी को? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे मैं बहुत स्ट्रीक हूँ, गुस्सा करता हूँ, ये जो एक छवि बनाई गई है, वैसे दूसरी छवि मेरे इन कपड़ों की दुनिया को लेकर के बनाई गई है। दरअसल क्या है
मैं एक छोटी बैग में मेरी ज़िंदगी थी और मैं ट्रैवलिंग करता रहता था। जी, आपने बताया झोले में। और तो मैं देखता था कि एक तो मैं कपड़े खुद धोता था। सीएम बना तब तक मैं कपड़े खुद धोया हूँ। ओके। कभी मैंने कपड़े, तो फिर मैंने कैसे सोचा कि लंबी बाहें रखता हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा धोना पड़ता है। दूसरा मेरे बैग में वो जगह ज़्यादा लेता है, तो मैंने खुद नहीं काट दिया था। अच्छा, वो जगह ज़्यादा लेता है इसलिए आपने इसको मैंने काट दिया था। ओके। अब वो बात वो फैशन बढ़ गया जी। मोदी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया का आजकल तो पूरा ज़माना है एंड मैंने देखा है कि आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो आपको लोग प्रश्न पूछते हैं या लोग आपसे बात करते हैं तो आप खुद देखते हो ट्विटर या इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें आप देखते हो सर? मैं ज़रूर देखता हूँ और एक प्रकार से उससे मुझे बाहर की बहुत प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं जी। और मैं आपका भी ट्विटर देखता हूँ और ट्विंकल खन्ना जी का भी ट्विटर देखता हूँ। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो जो मेरे पर गुस्सा निकालती है ट्विटर पे, तो उसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में बड़ी शांति रहती होगी। उनका पूरा गुस्सा मेरे पर निकल जाता होगा। हाँ। इसलिए आपको बड़ा आराम रहता, सुकून मिलता होगा। तो मैं आपके लिए इस प्रकार से काम आया हूँ, खास करके ट्विंकल जी के लिए, और शायद ट्विंकल जी को पता नहीं होगा। जो सोशल मीडिया पे मीम्स आते हैं तो वो मीम देख के आपको हंसी आती है? ऐसा आपने कहा गुस्सा तो आता नहीं ज़्यादा करके, लेकिन वो जो मीम्स आप देखते हो तो आपको कैसा लगता है? जैसे देखो, मैं कुछ 4-5 मीम लेके आया हूँ, ये देखिए। ये लिखा है, दिस टी सेलर कैन गिव नेशन यूनिटी, इक्वालिटी, सेफ्टी, प्रॉस्पेरिटी। तो ये एक है। इसमें लिखा हुआ है, चटनी के बिना ढोकला है बेकार, अब की बार मोदी सरकार। ये देखिए, मेरे ही सारे फ्रेटर्निटी के लोग आए थे, आपसे मिले तो सबके चेहरे पे यहाँ लगा दिया है जय श्री राम। ये आपने देखा कभी? ये मैंने नहीं देखा, ये आज देख रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं देखा आपने? तो ये रोहित शेट्टी जो है, ये एक्शन डायरेक्टर हैं, मीट्स नरेंद्र मोदी जी, और अगले दिन आपको उन पर इतना असर पड़ा, सीधा मोटरसाइकिल लिया आपने, निकल पड़े। तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूँ। मैं उसमें मोदी को कम देखता हूँ, क्रिएटिविटी को ज़्यादा देखता हूँ। तो मुझे उस क्रिएटिविटी के प्रति, यानी मेरा घोर भी विरोध होगा, मुझे बड़ा मजा आता। क्या बड़े सटीक तरीके से कहा है उसने। मतलब बहुत अच्छी क्रिएटिविटी उनकी है, मतलब क्या सोचते हैं ये लोग, और यूं झटके में सोच लेते हैं। हाँ, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड जी। मैं आपको बताऊं, आप और मैं भी बात कर रहे हैं, जब सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये है कि मुझे कॉमन मैन की जो सेंस है, हाँ, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसका एनालिसिस है, ये समझने में बड़ा, वरना क्या होता है, ये बनी बनाई लोगों की जो परोसी हुई चीज़ होती थी जी, 5 स्टार फूड जैसा होता था वो, ये एक प्रकार से फुटपाथ पर का जो चने चबेने और पकौड़ा होता है, हाँ, वैसा सोशल मीडिया का मटेरियल होता है। फिनिश नहीं होता, लेकिन उसमें से आपको सच्चाई हाथ लग जाती है। मैं तो ये वेट कर रहा हूँ, जब ये आएगा तो इसके ऊपर भी बड़े मीम्स बनेंगे। हाँ, इसके ऊपर भी बड़े मीम्स बनेंगे। तो आप तो खैर तैयार है। मेरे लिए पहली बार होगा ये, मतलब परंपरागत खेल है, कोई संघ वालों ने ढूंढे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ये बहुत काम आते हैं। दूसरा, मैं योगा से ज़्यादा जुड़ गया, फिजिकल एक्टिविटी के रूप में कहे तो, लेकिन मैं इंडिविजुअल खेल के बजाय ग्रुप वाले खेल को हमेशा पसंद करता रहा, क्योंकि वो एक प्रकार से आपके व्यक्तित्व को अलग से डेवलप करते हैं। जो इंडिविजुअल खेल होता है वो आपको एक अलग प्रकार का डेवलपमेंट करता है। वो गलत करता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अलग प्रकार का करता है। टीम के अंदर खेलने से अलग प्रकार का होता है। आपको एडजस्ट करना पड़ता है, आपको साथ चलना पड़ता है, आपको किसी की लीडरशिप करनी होती है, आपको सबॉर्डिनेट को संभालना होता है। तो ज़िंदगी जीने के लिए ग्रुप वाले गेम्स खेलने चाहिए। ओके। इंडिविजुअल कितना ही हम बड़े चल जाएं, लेकिन ग्रुप वाले खेल जरूर खेलना चाहिए, ये मेरा मत रहता है। जी, आपने कभी गुल्ली डंडा खेला है? बिल्कुल खेलता था गुल्ली गाँव डंडा में। हाँ, हमारे यहाँ गांव में खेलते थे। फिर कंचे खेलते थे। हाँ, लेकिन ज़्यादातर मैं तैरने के लिए चला जाता था। मुझे पानी पसंद था। अच्छा। तो तैरने के लिए चला जाता था। 2 कारण थे। एक तो मेरे परिवार के सारे कपड़े मैं धोता था,
परिवार के सभी सदस्यों की। अच्छा। तो तालाब में ही पानी था, तो हम तालाब में चले जाते थे, तो उसके कारण स्वाभाविक मेरा स्विमिंग सीख गया। तो मैं बहुत घंटों तक स्विमिंग कर लेता था। हाँ। तो मेरे शरीर के जो अगर मूलभूत कहें कि डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट जिसको कहें, वो शायद स्विमिंग से हुआ है। वो गांव वाला स्विमिंग जो जी समझ गया, अपने गांव में तालाबों में, नहर हो गई, तालाब हो गया वहाँ हाँ, उसी में। अभी नहीं देख पाता हूँ। लास्ट फिल्म कौन सी थी? लेकिन मेरे गांव में एक थिएटर था जी, और मेरा एक दोस्त था दशरथ करके, उसके पिताजी थिएटर के बाद सिंह चना बेचते थे। अच्छा। और हम गांव वाले उनको लक्ष्मण भाई थिएटर वाला बोलते थे। वो बेचते थे तो चना से, तो उनसे हमारा परिचय था। तो हम वहाँ जाके बैठते थे, और अगर थिएटर में दर्शक कम है और जगह बची है, तो फिर वो थिएटर के बाहर ही बैठते थे। तो वो मालिक को कह देते कि ज़रा इन बच्चों को बिठा दो ना। तो फिर वो मुफ्त में हमको थिएटर में जाने का मौका मिल जाता था। वो लक्ष्मण भाई जो सिंह चना बेचते थे उनके कारण। तो मैं और हमारा वो दोस्त है दशरथ, तो हम दोनों जाके बैठ के मूवी देखते थे। तो बचपन में मूवी देखने का यही एक हमारा तरीका था। बाद में तो ज़िंदगी ऐसी बन गई तो कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन शायद एक अमिताभ बच्चन जी आए थे जब मैं सीएम था। अच्छा। तो उनका बड़ा आग्रह था, एक पा फिल्म शायद, जी बिल्कुल, तो देखने के लिए उनके साथ में चला गया था। एक बार अनुपम जी खैर आए थे, उन्होंने टेररिज्म को लेकर के एक फिल्म बनाई थी। सीएम था मैं, टेररिज्म को लेकर के एक फिल्म बनाई थी, वेडनेसडे शायद। हाँ, वेडनेसडे। हाँ, तो वो मैं उनके साथ देखने चला गया था। तो ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं। पीएम बन के बिल्कुल नहीं, तो वक्त भी नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं कर। તમે અમારો આ વિડીયો જો YouTube પર જોઈ રહ્યા હો તો તરત જ અમારા YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયોના અપડેશન માટે બેલ આઇકોન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં। જો તમે અમારો આ વિડીયો Facebook પર જોઈ રહ્યા હો તો અમારા પેજને લાઇક કરો। વધુ અપડેટ માટે diloksata.com ની વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં।